नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित 31 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें हमने नेट से संबंधित इकाई 4 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें समाहित किए हैं, जिसमें वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भारतीय नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ऐसे महत्वपूर्ण भागों को हमने इस वीडियो में 31 प्रश्नों के माध्यम से समाहित किया है। तो आइए चलते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण काल को कहा जाता है? अ नवयुग, ब नवीन युग, रेनेसा, द न्यू ईरा। आपका उत्तर हो जाएगा रेनेसा। तो साथियों, 19वीं शताब्दी के जो भारतीय नवजागरण काल है उसको नाम दिया जाता है रेनेसा के नाम से। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। रेनेसा शब्द के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? रेनेसा के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए। अ नवनिर्माण, ब पुनर्जागरण, स नवसृजन, द पुनर्युग। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर, पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग हुआ है रेनेसा के लिए। और रेनेसा शब्द का काल माना गया 19वीं शताब्दी को, और इसी को ही नवजागरण काल माना गया, जो कि पुनर्जागरण से संबंधित है। हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है पुनर्जागरण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, बालकृष्ण भट्ट को, महात्मा गांधी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हमारा उत्तर हो जाएगा द नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है, जिसको हिंदी गद्य का पितामह भी कहा जाता है। आप सबको मालूम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 सन 1857 में, सन 1885 में, स 1900 में, द 1985। आपका सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसका स्थापना करता था एक विदेशी व्यक्ति, जो कि आपको आगे चल कर के प्रश्नों के माध्यम से आपको देखने, सुनने को, पढ़ने को मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1885 को हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 5 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए यहाँ पर आ गया। अ महात्मा गांधी, ब व्योमेश चंद्र बनर्जी, स ए.ओ. ह्यूम, द लॉर्ड कर्जन। आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ए.ओ. ह्यूम। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वह एक विदेशी व्यक्ति थे। महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये तो भारतीय हैं। लॉर्ड कर्जन
और ए.ओ. ह्यूम विदेशी हैं। तो इसमें लॉर्ड कर्जन को छोड़ दो, ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इनका पूरा नाम था। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885। चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? अ कलकत्ता में, ब मुंबई में, स दिल्ली में, द नागपुर में। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको बोला जाता है W.C. बनर्जी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। सन 1887 में किन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? अ मुंबई, ब मद्रास, ब कलकत्ता, स मद्रास, द ये सभी। उत्तर हो जाएगा ये सभी। 1887 का काल महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें देश भर में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। उसमें मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों जगह पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। चलते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। किसने भारत में आधुनिकता की नींव रखी? अ महात्मा गांधी, ब भारतेंदु हरिश्चंद्र, स राजा राम मोहन राय, द रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर हो जाएगा स नंबर, राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिकता का जनक कहा जाता है, जिसने भारत में आधुनिकता की नींव रखी थी और इसीलिए इसको आधुनिकता का जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। आप सबको मालूम है राजा राम मोहन राय सती प्रथा बंद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में इन्होंने सती प्रथा बंद करवाया था और 1828 में इन्होंने कौन सी समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय। आप कमेंट करके बता सकते राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हिंदी नवजागरण का सूत्रपात किसने किया? महात्मा गांधी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राजा राम मोहन राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हिंदी नवजागरण का सूत्रपात किया था ब नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। वास्तव में ये प्रश्न ये सन को नहीं पूछा जाता साथियों। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? मैंने सन को इसलिए जोड़ दिया कि आपको पता चले, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। नई चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कब कहा था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1873। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। हिंदी नई चाल में ढली एक महत्वपूर्ण कथन है और यह कथन है अ नंबर ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और कब कहा था? सन 1873 में कहा था हिंदी नई चाल में ढली। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रख लीजिए। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला था? हिंदी साहित्य के इतिहास में
महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में जाना जाता है सरस्वती को। और सरस्वती पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला सन 1900 में, सन 1903 में, सन 1920 में, सन 1943। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1903 में। 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ इलाहाबाद से, आज के प्रयाग से। बाद में वह काशी स्थानांतरित हो गया। काशी में आज का वाराणसी स्थानांतरित हुआ। तो इस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था, जो कि लगभग 20 वर्षों तक उसके संपादन करते रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और हिंदी साहित्य की एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका मानी जाती है सरस्वती पत्रिका, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज के देशों में भी इसकी चर्चा की जाती है। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? अ नवाब राय, ब कर्मयोगी, स रस, द उग्र। सही उत्तर हो जाएगा रस। रस नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उर्दू में कविता लिखते थे। नवाब राय आप सबको मालूम होगा। नवाब राय कौन उर्दू में कविता लिखते थे? उर्दू नाम से वह लिखते थे। नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। उर्दू में रचना लिखते थे नवाब राय के नाम से। ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में कविता लिखते थे रसा नाम से। अब इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर 2-3 क्लियर हो गया। उर्दू में नवाब राय के नाम से कौन लिखते थे? मुंशी प्रेमचंद लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उर्दू में रसा नाम से कविता लिखा करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारती आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। तो इस तरह से यहाँ पर 2-3 प्रश्न क्लियर हो गए साथियों। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज जो महत्वपूर्ण कॉलेज है, देखिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अ दिल्ली में, ब मुंबई में, स मद्रास में, द कोलकाता में। सही उत्तर हो जाएगा द नंबर कोलकाता में, क्योंकि उस समय देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में की गई थी। और वहाँ के प्रसिद्ध विद्यार्थी शिक्षक हुआ करते थे, विशेष रूप से शिक्षक हुआ करते थे सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, सदा सुखलाल। ये सारे वहाँ के प्रसिद्ध शिक्षक हुआ करते थे। चलते हैं 14वें नंबर की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जान गए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। लेकिन ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड डफरिन ने। और सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर।
फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अ. जॉन गिलक्राइस्ट को, ब. लॉर्ड डलहौजी को, स. इंशाअल्लाह खां को, द. सदा सुखलाल को। सही उत्तर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट को। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था और ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया जॉन गिलक्राइस्ट और हिंदी के विकास में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्ञान विज्ञान और शिक्षा का प्रतीक भी माना जाता था। फोर्ट विलियम को क्या माना जाता था? ज्ञान विज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज को। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मंडली में कौन कौन प्रसिद्ध लेखक थे? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मंडली के लेखक कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी, ब. प्रताप नारायण मिश्र, स. पंडित बालकृष्ण भट्ट, द. उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लेखक थे, जिसमें बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र मंडली के प्रसिद्ध लेखक थे, साहित्यकार थे। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। भारत वर्षोन्नति किसका युगांतकारी निबंध माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध है भारत वर्षोन्नति। अ. भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब. महावीर प्रसाद द्विवेदी, स. रामविलास शर्मा, द. रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर हो जाएगा अ नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का युगांतकारी, युग को परिवर्तन करने वाला निबंध माना जाता है भारत वर्षोन्नति। ये दिसंबर 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब? 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, उस पत्रिका में भारत वर्षोन्नति निबंध प्रकाशित हुआ था। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य गुरु कौन थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य गुरु थे अ. गोपाल चंद्र गिरधर दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लोकनाथ। सही उत्तर हो जाएगा द. पंडित लोकनाथ। गोपाल चंद्र गिरधर दास ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। ये भी कवि थे, साहित्यकार थे और ये गोपाल चंद्र गिरधर दास नाम से कविता लिखते थे। किस नाम से? गिरधर दास नाम से कविता लिखते थे। और बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंदु हरिश्चंद्र मंडली के लेखक हैं। पंडित लोकनाथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य गुरु थे। चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद जीवित रहेगा, यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महात्मा गांधी ने, रामविलास शर्मा ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद जीवित रहेगा, यह कथन स्वयं गांधी जी ने कहा था। कब? गांधी इरविन समझौते के समय ये कथन गांधी जी ने कहा था। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद जीवित रहेगा। याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे?
अ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स अबुल कलाम आज़ाद, द सरोजनी नायडू। तो साथियों, स्वतंत्र भारत की प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री आप सबको मालूम हो गया होगा, ब नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, सरोजनी नायडू। तो ये सब लोग अलग अलग थे। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके मूल मंत्र की बात की और उसे अपनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रसिद्ध समाज सुधारक, दलितों उत्थान के प्रवर्तक माने जाते हैं और संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने किसके मूल मंत्र को अपनाया और किसके मूल मंत्र की बात की? महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की, गौतम बुद्ध की, सम्राट अशोक की। तो इन्होंने मूल मंत्र अपनाया, स नंबर गौतम बुद्ध के मूल मंत्र की बात की और उसी गौतम बुद्ध के मूल मंत्र को इन्होंने अपने जीवन में अपनाया। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसका? गौतम बुद्ध की। चलते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध का मूल मंत्र क्या है? देखिए, गौतम बुद्ध का मूल मंत्र क्या है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया? अ वसुधैव कुटुंबकम, ब सर्वजन हिताय, स सर्वजन सुखाय, द बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उत्तर हो जाएगा द नंबर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय नामक गौतम बुद्ध के मूल मंत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अपनाया, उसको अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। और ये हमारा एक आज का लोगो है रेडियो का, आकाशवाणी का रेडियो है। आकाशवाणी रेडियो का मूल मंत्र है, ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो। किसका मूल संदेश? शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो। किसका मूल संदेश है? अ सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ब भीमराव अंबेडकर का, स अबुल कलाम आज़ाद का, द महात्मा गांधी का। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल संदेश था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया था, लोगों को संदेश दिया था। चलते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। मूकनायक और बहिष्कृत भारत किसकी प्रसिद्ध पत्रिका है? बहुत ही प्रसिद्ध है मूकनायक और बहिष्कृत भारत। कहीं पर इसको अखबार भी माना जाता है, कहीं पर पत्रिका भी है। अ भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ब महात्मा गांधी की, स डॉक्टर अंबेडकर की, द रविंद्रनाथ टैगोर की। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पत्रिका है मूकनायक और बहिष्कृत भारत। चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कहाँ हुआ था? आप सबको मालूम है, समाज सुधारक, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म अ लखनऊ में, ब अकबरपुर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, स इलाहाबाद में, द समस्तीपुर में। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर अकबरपुर फैजाबाद उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। 26वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? क्या नारा है? देखिए, मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं, यह प्रसिद्ध नारा दिया था अ गांधी जी, ब अंबेडकर जी, स सरदार पटेल, द लोहिया जी। सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया जी का ही नारा था, मानेंगे नहीं
पर मरेंगे नहीं। ये सरदार लोहिया जी का है। महात्मा गांधी का आप सबको मालूम है, करो या मरो, दिल्ली करो या मरो, डू और डाई, ये इन्होंने नारा दिया था। अंबेडकर जी, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये इन्होंने नारा दिया था अंबेडकर जी ने। तो ये मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं, यह नारा दिया था राम मनोहर लोहिया जी ने, यह नारा दिया था। चलते हैं 27वें नंबर की ओर। महाड़ सत्याग्रह का संबंध किस महापुरुष से है? महाड़ सत्याग्रह बहुत ही प्रसिद्ध सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो इसका संबंध है महात्मा गांधी से, अंबेडकर जी से, सरदार पटेल से, लोहिया जी से। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर, अंबेडकर जी से संबंधित है महाड़ सत्याग्रह या महाड़ आंदोलन। चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के कौन 3 प्रमुख व्यक्ति प्रेरक रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के 3 प्रमुख प्रेरक रहे हैं। गौतम बुद्ध, अ, ब कबीरदास, स ज्योतिबा फूले, द उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे। गौतम बुद्ध तो थे ही, हम पिछले में पढ़े, कबीरदास भी रहे, ज्योतिबा फूले भी रहे। ये तीनों ही भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे। चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5 लाख अनुयायियों के साथ कब बौद्ध धर्म अपनाए? अ 14 अप्रैल सन 1891 में, ब 14 अक्टूबर सन 1956 में, 6 दिसंबर सन 1956 में, 6 दिसंबर सन 1943 में। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर, 14 अक्टूबर सन 1956 में। 14 अप्रैल सन 1891, यहाँ 3-4 प्रश्न हैं साथियों, देखिए। 14 अप्रैल सन 1891 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के महू नगर, इंदौर के पास है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर सन 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हुआ था। और 14 अक्टूबर सन 1956 नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो यहाँ पर 5 प्रश्न यहीं पर हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर कितने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किए? तो यहाँ हो जाएगा 5 लाख। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल सन 1891 में। कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में, जो इंदौर के पास है, यहाँ पर। 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। कहाँ अपनाया? नागपुर में अपनाया था, ध्यान रख लिए। और 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर 4-5 प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में मिल रहा है साथियों, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के अंतिम दूसरे प्रश्न की ओर, 30वें नंबर में। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? अ भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ब महात्मा गांधी का, स डॉक्टर अंबेडकर का, द रविंद्रनाथ टैगोर का। सही उत्तर हो जाएगा स नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इन्होंने बचपन में इनके शिक्षक ने इनको पूछा कि आप पढ़ लिख कर क्या बनोगे? तब इन्होंने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। ये 3 बातें कहा, पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए, अनटच लोगों के लिए, अस्पृश्य लोगों के लिए कानून बनाऊंगा और अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त करूंगा। ये 3 बात उन्होंने अपने बचपन में अपने
गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कथन है, अंबेडकर जी का खुद का कथन है। आज का 31वां और अंतिम प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को, राजा राम मोहन राय को, गोपाल कृष्ण गोखले को, रविंद्रनाथ टैगोर को? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है साथियों। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे स नंबर गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इस तरह से साथियों हमने वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित महत्वपूर्ण 31 प्रश्न, जो कि भारतीय नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया है, जो कि यूजीसी, नेट, पीजीटी, टीजीटी, सीटीईटी और पीआरटी की हिंदी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ये इकाई 4 में नेट के पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान से रट लीजिए, जो आपको कभी भी इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।